हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू एवेंजर्स की सीरीज को, जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड एक हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली सीक्रेट इन्वेजन के पूरे प्लॉट के अंदर डार्क रेंज जब से शुरू हुआ है तब से हमें वो नजर नहीं आए, और वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, वो सारे के सवालों के जवाब आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज के अंदर हमारे पास आज 4 इशू के अंदर स्टोरी आर्क कवर करेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास 4 एपिसोड्स बन जाएंगे, जिनको मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर 2000 से लेकर सारे के सारे कॉमिक्स को टाइमलाइन की तरह फॉलो कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकली। तो अगर आप हमारी टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से होती है, जहाँ पे हम द हुड के पेंट हाउस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है आपको जैसे कि पता ही होगा कि लास्ट सीरीज हमने जो द हुड की देखी थी उसके अंदर द हुड ने डरमामू से पूरी तरह से उससे सौदा कर लिया था। और डरमामू बोलता है कि तुम ग्रेट डरमामू के सामने झुके हुए हो पार्कन रॉबिन्स, ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है, फाइनली तुम हमारी रिलेशनशिप को थोड़ी इज्जत दे रहे हो। तो वहीं पे पार्कन रॉबिन जो कि झुका हुआ होता बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। तो डोरमामू बोलता है कि तुमने सारी की सारी शक्तियां मांगी थी डार्क डायमेंशन की, तुमने उसके सारे के सारे सीक्रेट्स के बारे में पूछा था, तो ये सब वही है। लेकिन वहीं पे द हुड बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी इस सब के अंदर। डोरमामू जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुमने मुझसे सिर्फ पावर्स मांगी थी और मैं अब वो तुम्हें दे चुका हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ वो रास्ता दिखाया कि तुम किस जरिए उस सारी की सारी शक्ति को हासिल कर सकते हो, और अब वो तुम्हारी हो चुकी हैं। तो वहीं पे द हुड बोलता है कि मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। तो डोरमामू बोलता है कि तुम्हारे पास अब इतनी शक्ति है कि तुम उसको ढूंढ सकते हो। तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं इसको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी शक्तियां अब इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो अपनी शक्तियां एक ना एक दिन जरूर इस्तेमाल करेगा। मैं इस बारे में जान चुका हूँ कि अब वो जो है इस डायमेंशन का सॉर्सरर सुप्रीम नहीं रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत सारा मैजिक है जिसको वो कंट्रोल करता है, और उस मैजिक को वो इस्तेमाल बहुत जल्द करेगा। और जैसे ही वो अपना मैजिक इस्तेमाल करेगा तो तुम उसको तलाश करोगे, और तलाश करने के बाद तुम उसको मेरे लिए जान से मार डालोगे, और उसके बाद तुम उसकी जगह ले लोगे और बन जाओगे नए सॉर्सरर सुप्रीम। लेकिन ये तुम्हें काम सबसे पहले करना होगा, इससे पहले कि कोई और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दे, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना चाहता है, उसके पीछे इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा पार्कन रॉबिन्स। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहानी की शुरुआत में ये सब क्या सुनने में हमें आया है। हमें इस कहानी के पहले ही पैनल के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि आप लोग का दिमाग बिल्कुल घूम गया होगा। मतलब हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सब लोगों से छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उनको देखा था कि उन्होंने न्यू एवेंजर्स की मदद करने के लिए कुछ ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करा था जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने मैजिक का गलत इस्तेमाल करा और अब मैं इसको प्रैक्टिस और नहीं कर सकता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब डोरमामू हमें ये बता रहा है कि उसने एक तो पार्कन रॉबिन्स की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है, उसको सारी की सारी अपनी पावर्स दे दी हैं, और दूसरा ये कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस डायमेंशन के सॉर्सरर सुप्रीम भी नहीं रहे हैं, और वो सॉर्सरर सुप्रीम कौन है और कौन नहीं वो हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जान के पीछे डोरमामू, द हुड और इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त लगे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग उस पैनल के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमने देखा था कि न्यूज़ के अंदर हॉकाई जो है यानी क्लिंट बार्टन आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है टीवी के ऊपर, और ये सब हम लोग पिछले एपिसोड में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, तो मैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ की जो रिपोर्टर होती है वो यही बता दी कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि क्लिंट बार्टन ने जो है हमारे टॉप कॉप यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो उसको ऐसे आके एक्यूज़ कर दिया जैसे वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। लेकिन हमने जब उनसे प्रूफ मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस मैं इस बात को जानता हूँ। तो पब्लिकली इस तरह की बात करना क्या आप लोगों को लगता है कि ठीक है?
आज की रात बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही है हम सारे व्यूवर्स के लिए, लेकिन ये शॉकिंग रात आज यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आज रात हमारे साथ स्टूडियो में एक और शख्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो कि एक हीरो एक्टर साइमन विलियम है, और ये जो है एवेंजर्स की टीम के अंदर वंडर मैन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हम लोग आज इनसे कुछ बात करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई के इंटरव्यू के बाद आज यहाँ पे वंडर मैन यानी साइमन विलियम्स भी आए हुए हैं। और यहाँ पे टीवी जो है बैठ के कैरल डानर्स देख रही होती है और बोलती कि ओ नो, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि साइमन विलियम जो बात कर रहा है वो क्लिंट बार्टन की बिल्कुल उल्टी ही बात कर रहा है और बोलता है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे तो एवेंजर्स की टीम में रहना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। मतलब वो मेरा पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था। मुझे कभी उस टीम के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस टीम में जाके फंस गया हूँ, लेकिन अब मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, तो अब मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता हूँ। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह से ये जो है क्लिंट बार्टन आगे क्यों बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो टीम्स बनती हैं ये सिर्फ लोगों के लिए बर्बादी लेकर आती हैं। इसका सबूत आप सबके सामने है। मतलब सिविल वॉर का इवेंट आप देख लीजिए, ये इन्वेजन देख लीजिए, ये सब सुपर हीरो की वजह से ही हुआ है। तो इस बात से ये बात प्रूव हो जाती है कि सारी फसाद की जड़ ये सारे सुपर हीरोज और इनकी टीम्स ही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो ये सब एक इल्यूजन है जिसको अब चेंज हो जाना चाहिए। और रही बात नॉर्मन ऑसबॉर्न की, तो मेरे ख्याल से नॉर्मन ऑसबॉर्न इस कंट्री के अंदर एक ऐसा चेंज है जो कि इसके लिए ज़रूरी था। इस वक्त हमें हीरोज की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि हमारी कंट्री को आगे लेके चल सके। जैनेट वैन डाइन की मौत हो चुकी है, नॉर्मन ऑसबॉर्न नए निक फ्यूरी बन चुके हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि सच में कोई खुदा वुदा भी है जो हमारे ऊपर नजर रखने के लिए, या फिर ये दुनिया सिर्फ ऐसे ही चलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि साइमन विलियम का एवेंजर्स के खिलाफ और इन लोगों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव सोच रखते हैं। वो उनको लग रहा था कि जो एवेंजर्स की टीम के अंदर उन्होंने उसको ज्वाइन करा था वो सिर्फ एक टाइम वेस्ट था उनके लिए, और इस तरह से ये कोई टीम वीम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही है। और यहीं पे हम देखते हैं कि न्यूज़ के अंदर वो बता रही होती है कि आपने देखा कि किस तरह से पब्लिकली साइमन विलियम्स ने हमें अपना बयान दिया, और उनके हिसाब से जो हॉकाई जो क्लिंट बार्टन ने हमें बताया वो सब बिल्कुल उसके उल्टा उन्होंने कहा। और कैरल डानर्स यहाँ पे दोनों चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रह जाती है। यहीं से अगले पल हम देख रहे हैं कि कैरल बैठ के ये सब बातों के ऊपर सोच ही रही होती है कि अब इसके बारे में लोग करें तो क्या करें। और इस तरह से क्लिंट बार्टन उनको बगैर बताए चले गया और सब कुछ उसमें टीवी पे जाके बोल दिया। अगले पल हम देखते हैं क्लिंट वापसी आता है और बोलता है कि हे कैरल, और कैसी हो। तो वो बोलती है कि बार्टन आखिरकार ये सब था क्या, मतलब तुमने क्या सोच के ये सब करा। तो क्लिंट बोलता है कि ये बिल्कुल वही था जो तुम्हें उस वक्त नजर आया है, मैंने जो था साफ कर दिया लोगों के सामने। तो बोलती है कि देखो तुम इस तरह से ये नहीं कर सकते हो, मेरे ख्याल से जो तुमने किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। तो क्लिंट बोलता है देखो मैं सिर्फ उसको इस गेम से गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको स्लिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक ना एक दिन स्लिप ज़रूर होगा, और जितना जल्दी होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, ताकि चीज़ें वापसी जिस तरह थी वैसे ही लौट जाएँ। कम से कम तुम्हें इस बारे में पहले हमसे बात करनी चाहिए थी, हम लोग एक टीम हैं, तुमने ये डिसीजन अकेले कैसे ले लिया। तो बार्टन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तो क्या तुम मुझे वहाँ पे जाने देती। तो कैरल बोलती है कि नहीं, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं देती। तो बार्टन बोलता है कि देखो इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तुमसे पूछने के लिए, और जो मुझे ठीक लगा मैंने वही करा। लेकिन कैरल यहाँ पे परेशानी से रो रही होती है। तो बार्टन उसकी तरफ आकर बोलता है देखो ये जो सिचुएशन है ये फॉर एवर नहीं है, मैं सिर्फ इसको जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द हमारी सबसे जान छूट सके। तो कैरल बोलती है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो। तो क्लिंट बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं डोवर न्यू जर्सी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स का मेंबर बिली कैप्लन जो है वो यहाँ पे जा रहा होता है रास्ते के अंदर, लेकिन देखता है कि बराबर से पुलिस वैन गुजर रही होती है बहुत स्पीड के अंदर, क्योंकि वो लोग यहाँ पे क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग शूटिंग वूटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसी पे एक स्पेल पड़ता है, उसके ऊपर एक लाइटनिंग बोर्ड लगे गिरता है गाड़ी के ऊपर, और वो गाड़ी वहाँ पर स्लिप हो जाती है, जिससे वो चोर पकड़े जाते हैं। लेकिन बिली यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता है और अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता ही है तो उसको एक शख्स नजर आता है और वो बोलता है कि ओह माय गॉड, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज हम देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग हुलिये के अंदर है, जहाँ पे उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, एक कोट पहना हुआ है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो सौसा सुप्रीम है। और बोलते हैं कि तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद आया कि रुक के तुम तालियों का इंतजार नहीं करते हो, बस काम करते हो और आगे बढ़ जाते हो। बहुत अच्छे तरीके से करा। तुमने उस कार को क्रैश करवा के रॉबर्ट्स को तो पकड़वा दिया, लेकिन वहाँ पे सिविलियंस भी थे, गाड़ी उनको लग सकती थी, तुम्हारी लक काम कर गई आज, वरना यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन बिली बोलता है कि आप आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आप मेरे पास आए हैं। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही पहचान रहे हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बोलता है क्या मैं किसी ट्रबल के अंदर हूँ। तो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो बोलता है कि मैं और क्या समझूँ, मतलब आप मुझसे मिलने आए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि चलो मेरे साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक कैफ़े के अंदर बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बातें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वहीं पे बिली बोलता है कि आप बस इंतज़ार कीजिए कि जैसे ही मैं अपने दूसरे साथियों को यानी यंग एवेंजर्स को बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ आज, तो वो लोग तो टोटली फ्रीक आउट हो जाएंगे। तो बोलता है कि यंग एवेंजर्स, हाँ सॉरी मतलब मेरे जो दोस्त हैं। तो बोलता है कि तुम्हें हर एक एक्शन के लिए अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि अपोलोजाइज ये मैंने कब किया। तो कह रहे हैं कि तुमने अपनी टीम के आगे यंग लगाया और इसको ऐसा लग रहा था कि तुम किसी तरह से अपोलोजाइज कर रहे हो। तो बोलता है कि वैसे इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है कि यंग का मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हम सच में यंग ही हैं। तो वो बोलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि जेनिफर केल को तुम जानते हो। तो बोलता है कि नहीं ये कौन है।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो एक सॉर्सरस है जो कि मैन थिंग के साथ अक्सर घुमा फिरा करती है। तो बोलता है कि मैन थिंग, अब ये क्या चीज़ है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि रहने दो, अगर तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो फ्लोरिडा के अंदर रहता है और बहुत काम का इंसान है, लेकिन वो लेडी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और उसको ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। मैं उसके पास उससे मिलने के लिए गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वही है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज ही कुछ ऐसी है कि मुझे पूरा यकीन था कि वो वही हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। तो बिली बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकती है और आप क्या देखने के लिए गए थे? तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी तरफ देखते हैं घूरते हुए, बोलते हैं कि मैं ये देखने के लिए गया था कि वो नई सॉर्सर सुप्रीम है कि नहीं। तो वहीं पे बिली बोलता है कि जरा एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप? कि मेरे हिसाब से तो सॉर्सर सुप्रीम आप हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं वो नहीं रहा। तो बोलता है कि व्हाट, वेट अ मिनट, ये कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि मैंने अपनी शक्तियों का जो है गलत इस्तेमाल करा था, मैंने अपनी पावर्स का एब्यूज करा था, इसी वजह से एक कॉस्मिक बैलेंस था वो बिगड़ चुका है। ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है जिसको हमें समझना ज़रूरी होता है, और इसी वजह से मैं इसको समझने में फेल हो गया और मैंने अपनी सारी शक्तियों को खो दिया है। अब इसीलिए इन सारी शक्तियों को मुझे किसी और के पास ट्रांसफर करना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन साबित हो सके, एक ऐसा मास्टर जो कि मिस्टिक आर्ट्स को चलाने अच्छी तरीके से जानता हो और बहुत ज़्यादा प्योर हो। तो वहाँ पे बिली बोलता है कि आप अपने पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म नहीं कर रहे हैं, मतलब आप दी डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। तो बोलते हैं कि बिली, तुम्हारे पास भी ये तोहफा है जिसको तुम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसमें अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इसके तौर तरीके सिखा सकता हूँ, या फिर ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जो तुम्हें इस बारे में सिखा सकें, तुम्हें टीच कर सकें। तो बिली बोलता है कि मैं जानता हूँ इस बारे में, मैं काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन क्या करूँ, हर 2 सेकंड में कभी सिविल वॉर हो जाती है, कभी एलियंस हमारे प्लेनेट पर आ जाते हैं, तो मैं करूँ तो कब करूँ ये सब। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि देखो, यही तो बात है कि असल ट्रैप यही है। अब तो मेरी बात समझने लगे हो, तुम समझ रहे हो, ये जो फिजिकल प्लेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, और इसी वजह से ये सारे के सारे इवेंट्स के अंदर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर को देख रहा होता हूँ, मैं एक बहुत बड़े प्लान को देख रहा होता हूँ जो कि फ्यूचर के लिए हमारी रियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। मैं उस टाइम पे इसीलिए गायब था क्योंकि मैं इस सब के ऊपर फिक्र कर रहा था, मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऐसा सॉर्सर सुप्रीम होने के नाते। तो बिली बोलता है कि अच्छा, तो ये बात है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, यही बात है, और अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो क्या तुम मेरे लिए ये सब करोगे? तो बोलता है कि क्या मतलब, आप मुझसे कहीं ये तो नहीं पूछ रहे कि मैं नेक्स्ट सॉर्सर सुप्रीम बन सकूं? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ कि तुम वो हो कि नहीं, लेकिन हो भी सकते हो। तो बिली बोलता है कि फिर ये कौन बता सकता है कि अगला सॉर्सर सुप्रीम कौन होगा? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इसके बारे में एंशिएंट वन ने मुझसे कहा था कि जो कोई भी अगला सॉर्सर सुप्रीम होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, तुम्हें वो समझ में आ जाएगा कि वो कौन है, लेकिन वो वक्त आने पर ही मुझे पता चल पाएगा कि वो कौन है और कौन नहीं। तो बिली बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं होता तो वो आपके सामने क्लियर होता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इस बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बिली बोलता है कि सर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लिस्ट के अंदर और भी ज़्यादा लोग हैं, मतलब और भी लोग जो हैं वो सॉर्सर सुप्रीम बन सकते हैं? तो बोलता है कि बिल्कुल तुम सही पहचाने, ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे वो लोग आते हैं जो कि मिस्टिक आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं, और इस लिस्ट के अंदर डॉक्टर वॉन डूम भी शामिल है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल भी सॉर्सर सुप्रीम ना हो। तो बिली बोलता है कि ओ माय गॉड, डॉक्टर डूम वो क्या इतना ज़्यादा स्टफ जानता है कि वो सॉर्सर सुप्रीम बन सके? तो स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो इससे कहीं ज़्यादा जानता है, वो जो है टाइम के अंदर बहुत बार ट्रैवल कर चुका है और उसने ऐसे ऐसे डार्क आर्ट सीखे हैं जो कि लोग भूल चुके हैं, और उसके पास कुछ ऐसी ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसे ऐसे स्पेल्स हैं जिनके बारे में आज तक मैं भी नहीं जानता हूँ, और जो मेरी उम्मीद है उसके हिसाब से जो है उसके पास ऐसी नॉलेज है जो कि बहुत ज़्यादा करप्टेड नॉलेज है, और वो अगर सॉर्सर सुप्रीम बन गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हमारी इस यूनिवर्स के अंदर ला सकता है। लेकिन ये सिर्फ बात है एक एजम्पशन की, क्योंकि अभी तक हम इस बारे में श्योर नहीं है कि अगला सॉर्सर सुप्रीम जो है वो डॉक्टर वॉन डूम ही होगा। और बोलता है कि अगर वही सच में सॉर्सर सुप्रीम हो तो फिर क्या करेंगे? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर वो सॉर्सर सुप्रीम हो तो मेरे पास आएगा मुझसे एक बैटल करने के लिए। तो बोलता है कि आपसे बैटल करने का क्या मकसद है जबकि वो सॉर्सर सुप्रीम बन चुका है अब? तो बोलता है कि हाँ, वो सॉर्सर सुप्रीम तो बन चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको चाहिए होंगी सॉर्सर सुप्रीम बनने के बाद, जैसा कि द आई ऑफ आगामोटो, द वांड ऑफ वटूम और क्लॉक ऑफ लेविटेशन, ये सब चीज़ें उसको चाहिए होंगी। तो बिली बोलता है कि वो तो आप इस बारे में पक्का श्योर है ना कि मैं सॉर्सर सुप्रीम नहीं हूँ? क्योंकि ये नाम सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें तो मुझे ही चाहिए। तो वहाँ पे स्टीवन स्ट्रेंज मुस्कुराते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, और वो दरअसल बाहर देखते हैं खिड़की की तरफ, और बिली पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? तो वहाँ पर उनको एक आदमी नजर आता है। तो स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि बिली, मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टीवन स्ट्रेंज वहाँ से बाहर आते हैं इस आदमी की तरफ जो वहाँ पे खड़ा होता है, और उसको घूर के देखते हैं, लेकिन वो एक किस्म का अजीब व गरीब डीमन होता है जो कि उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हम यहाँ से एवेंजर्स के हाइड आउट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम इस वक्त रहती है, और यहाँ पे एप्लेन बटन बोलता है कि फिर ठीक है, अब से हम पहले की तरह काम किया करेंगे जैसे कि पुराने एवेंजर्स स्टाइल में किया करते थे। हम लोग अपनी मीटिंग्स किया करेंगे जिस तरह की ये इस वक्त हो रही है, प्लान्स डिस्कस करेंगे और अगले मैटर के बारे में सोचेंगे। तो लूक बोलता है कि ठीक है, तुम आज किस बारे में बात करना चाहते हो? तो
तो बोलता है कि हाँ, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक टीम लीडर अपना चूज़ करना होगा और एक सेकंड इन कमांड जस्ट इन केस। लूक, तुम जो हो पहले भी हमारी टीम को लीडर रह चुके हो, तो तुम क्या कहते हो? तो लूक बोलता है कि वाकई में मैं लीडर था और मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खैर ये बताओ कि तुम अब इस टीम को लीड करना चाहोगे? तो लूक बोलता है कि नहीं यार, ये लीड करना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो वहीं पे जो है हॉकाई बोलता है तो इसके अलावा कोई और जो है इस टीम को लीड करना चाहेगा? तो स्पाइडरमैन बोलता है अरे ये बताओ पहले कि इसमें पैसे वैसे मिलेंगे? तो हॉकाई बोलता है कि पैसे नहीं यार, पैसे कहाँ से? स्पाइडरमैन बोलता है कि फिर रहने दो यार। और स्पाइडरमैन बोलता है कि कैप की अगर बात करें तो उनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है। तो वहीं पे कैप्टन बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, मानता हूँ, लेकिन एवेंजर्स का एक्सपीरियंस वो मेरे पास नहीं है। और वहीं पे जैसिका जोन्स बोलती है कि कैरल के पास भी मिलिट्री एक्सपीरियंस है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरे हाँ, ये बात भी है। तो कैरल बोलती है कि नहीं यार, मैं इस टीम को लीड नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ पहले बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं और इस टीम को लीड करना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मे भी अगली बार मैं इसको लीड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लूक बोलता है कि बार्डन, अगर ऐसी बात है तो तुम ही क्यों नहीं इस टीम को लीड कर लेते हो? तो बार्डन बोलता है कि ठीक है, अगर इस टीम को कोई और लीड नहीं करता है तो फिर मैं कर लूँगा। तो लूक बोलता है कि हाँ, वैसे भी मेरे ख्याल से तुम्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम एक ओल्ड स्कूल एवेंजर हो और तुम्हें एवेंजर्स के हवाले से हर एक चीज़ पता है, तो तुम इससे ज़्यादा बेहतर और कोई हो नहीं सकता इस टीम के अंदर। तो हॉकाई बोलता है कि ठीक है, फिर अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम है इस डिसीजन से कि मैं यहाँ का टीम लीडर बन रहा हूँ, तो वो मुझसे अभी मेरे मुंह पे कह सकता है, मेरी फीलिंग्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगी। तो वहाँ पे बॉबी बोलती है कि हाँ, एक्सेप्ट ये कि तुम उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट करके रख दोगे। तो हॉकाई बोलता है कि अरे यार, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मेरी जो बुराई करना चाहते हो इस वक्त कर सकते हो, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो कैरल बोलती है कि नहीं, हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम इस टीम को आसानी से लीड कर सकते हो। तो हॉकाई बोलता है कि भाई ठीक है, लेकिन सेकंड इन कमांड कैरल वो तुम रहोगी। तो कैरल बोलती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बार्डन वहाँ पे बोलता है कि ठीक है, टीम लीडर होने के नाते मेरा सबसे पहले एक ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट समझ सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है और थोड़ी सी ऑकवर्ड भी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरे यार, ऑकवर्ड चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बताओ क्या बात है। तो हॉकाई बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बात दरअसल तुम्हारे बारे में ही है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे बारे में? तो हॉकाई बोलता है कि देखो, जैसा कि तुम समझ रहे हो कि आजकल का क्लाइमेट किस तरह का चल रहा है, मतलब सिविल वॉर का इवेंट हो गया, फिर स्क्रल्स हमारे बीच आगे घुस गए और नॉर्मन ऑसबॉर्न अब इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। मतलब ट्रस्ट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मिनिमम रह गई है हमारे बीच, हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त बेसिकली देखा जाए तो इस पूरी की पूरी टीम के अंदर सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जो कि मास्क पहन के घूम रहा है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो असल में हम नहीं जानते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ रियली, क्या हमें इस बारे में ही बात करना ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पहले सबको पता थी, लेकिन वन मोर डे का जो वन शॉट था उसके बाद ये सब कुछ बदल के रह गया था। अब वन मोर डे क्या है वो मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने चैनल पर पहले से उसको अपलोड कर दिया है। तो लोगन बोलता है कि मैं उसको सुन के बता सकता हूँ कि वो कौन है और कौन नहीं, और इस वक्त वाकई में वो खुद ही है। तो हॉकाई बोलता है कि नो ऑफेंस लोगन, लेकिन देखो जब हमारे बीच स्क्रल्स मौजूद थे तो तुम्हारा ये जो स्मेल वाला सेंस है ये भी पता नहीं लगा पाया था कि कौन स्क्रल है और कौन नहीं। तो लोगन बोलता है कि यार तुमने तो मुझे पकड़ लिया, सॉरी बब, अब तुम अपने आप के ऊपर हो, मैंने कोशिश करी थी तुम्हें बचाने की। और इस तरह हॉकाई यही समझाने की कोशिश करता है, देखो तुम ये सारा मॉल समझ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, और तुम ऊपर से नीचे तक हर तरफ से कवर ही कवर हो, हमें इस बारे में पता चल ही नहीं सकता कि उस स्टॉकिंग के नीचे कौन है और कौन नहीं। यहाँ तक कि इस बेबी को देख लो कि इसका चेहरा भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नहीं आ रहा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ठीक है, अगर मैं अपने आइडेंटिटी ना दिखाऊं और मैं ना बताऊं कि मैं कौन हूं, तो क्या तुम लोग मुझे इस टीम से निकाल दोगे? तो बार्डन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। लेकिन लूक बोलता है कि देखो, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है मैन, हम सब आपस में दोस्त हैं, तुम यहाँ बिल्कुल फ्री हो, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाओ और हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, तुम्हें हम पे भरोसा करना चाहिए। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो, बात ये नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे तुम लोगों पे सच में बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन ये बात मेरे रिलेटेड नहीं है, ये मेरी फैमिली की रिलेटेड है, क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ कि जान हमेशा खतरे में पड़ जाती है। और इस वक्त तुम जानते हो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो दुनिया का बादशाह बन के बैठा हुआ है, और इस तरह मेरे पर्सनली कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन मैं इस बारे में शुरू से जानता था कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मुझे इस डिसीजन में फंसना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में पहले से सोच के रखा था। मुझे एवेंजर्स बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब सच में मुझे प्यार था एवेंजर्स बनने के बारे में, और जब कैप्टन ने मुझे कहा था कि तुम हमारी इस टीम का हिस्सा हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं थी, और कैप्टन ही की वजह से मैं इस टीम के अंदर आज तक मौजूद हूँ। तो कैरियर बोलती है, तो फिर तुमने क्या सोचा है, क्या तुम अपना मार्क्स उतारोगे या फिर टीम छोड़ के जा रहे हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत है। और अब देखते हैं कि स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपना मार्क्स उतार देता है और बोलता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है और ये दुनिया बुज़दिलों से नफरत करती है। और हम देखते हैं कि जैसिका जोन्स बोलती है कि ओ माय गॉड, और वो आगे जो है पीटर पार्कर को गले लगा लेती है और बोलती है कि पीटर पार्कर, ओ माय गॉड, मैं तभी कहूँ मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी सुनाई क्यों लगती है? तो पीटर बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो बोलती है कि अरे पीटर, तो भूल गए, हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। तो वहीं पे लूक बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है? तो बोलती है कि तुम मुझे भूल गए, मैं जैसिका जोन्स तुम्हारी साइंस क्लास में एक साथ हुआ करती थी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि सच में मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो बोलती है कि ड्यूड, तुम कैसे बोल सकते हो?
तुम मेरे जो थे सबसे बड़े क्रश थे पूरे के पूरे स्कूल के अंदर। तो लूक बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं कोमा के अंदर चली गई थी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरे हाँ वो कोमा गर्ल जिसको सब कोमा गर्ल बोल के चिढ़ाते थे। तो जैसी गलती कि रियली क्या सब मुझे इस तरह से बोलते थे। तो बोलता है कि हाँ वैसे स्कूल के अंदर तुम्हें सब इसी नाम से जानते थे और मैंने भी तुम्हें कभी नोटिस नहीं करा। तो वहीं पे हम देखते हैं कि जेसिका बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और बोलती है कि अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि सदियों साल पुरानी बात है, लेकिन टोटली स्कूल के टाइम में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे लिए पागल हुआ करती थी। तो लूक बोलता है कि तुम प्यार करती थी, तुमने अभी कहा कि तुम उसको पसंद करती थी और अब तुम कह रही हो कि तुम प्यार करती हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्रश था या प्यार था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं यार। और इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और जेसिका काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल यहाँ पे हो रहे होते हैं। और इस तरह देखते हैं कि उन दोनों के बीच थोड़ी सी बात होती है और जेसिका को कोमा गर्ल वाली बात थोड़ी सी बुरी लग जाती है और वो वहाँ से चले जाती है। तो लोगन बोलता है कि इस छोटी सी मीटिंग को मैंने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि लिसन गाइस, देखो ये सीक्रेट सिर्फ तुम लोगों के बीच में है, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, तुम जानते हो ना कि उनके साथ क्या हो सकता है। अब ये दुनिया वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तो बोलती है कैरियर कि ये बताओ कि तुम्हारा नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ क्या कनेक्शन है जो तुम उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो बोलता है कि सीधी सी बात कहूँ तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं। तो बार्डन बोलता है कि ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का कोई बेटा है जिसको तुम जानते हो, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीटर बोलता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तुम इस बारे में ना ही सोचो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब वो ये सारी बातें यहाँ पे कर रहे होते हैं उनको अचानक घर के शीशे टूटने की आवाज़ आती है और वो सब उठ के जाते हैं और बाहर आके देखते हैं तो लूक बोलता है कि स्वीट क्रिसमस, ये सब क्या है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो हैं वो बहुत बुरी हालत में जख्मी हुए ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरी मदद करो। टू बी कंटिन्यूड।